अच्छा, तो आप बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, स्पेसिफिकली बिटकॉइन पे। आपने किसी ना किसी जगह पे बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन की प्राइस चांद पे जा रही है, बिटकॉइन स्कैम है, बिटकॉइन रेगुलेटेड नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। आपने ये भी सुना होगा ट्विटर का ओनर जैक डोर्सी बिटकॉइन ओन करता है, या टेस्ला का ओनर एलन मस्क 1.5 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन खरीद चुका है। तो इस वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन क्यों और कैसे वजूद में आया, बिटकॉइन को बनाने वाला कौन है, और इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अगर आप बिटकॉइन को बेहतर समझना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, लिंक मैं नीचे दे चुका हूँ। मेरा नाम हारून है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। इस चैनल पे हम ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस न्यूज़ और कुछ टेक इन्फॉर्मेशन आसान लफ्ज़ों में आपसे शेयर करेंगे। बिटकॉइन को इजी समझने के लिए मैंने आपके लिए एक बार फिर एनिमेशन बनाई है। इस एनिमेशन में मैंने पैसे की हिस्ट्री को 7 स्टेजेस में और बिटकॉइन को 5 चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो चीज़ लिख के बताई जाए वो बेहतर समझ आती है। तो चलें मिलके एक कप चाय पीते हैं और एनिमेशन को एंजॉय करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी और बिटकॉइन। बिटकॉइन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम टाइम ट्रैवल करते हैं पास्ट में और पैसे की हिस्ट्री 7 स्टेजेस में एक्सप्लेन करते हैं। स्टेज 1 में हज़ारों साल पहले लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन का तस्वर ही नहीं था। लोग आम जिंदगी गुजारते थे, खेती बाड़ी, ज़राअत, जानवर पालना और बेसिक मिनरल्स में ट्रेड करते थे, जैसे कि नमक। इस निज़ाम को नाम दे दिया दुनिया ने बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां दो या दो से ज़्यादा लोग तिजारत कर सकते हैं साजो सामान में। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं अली और उमर की। अली के पास शुगर यानी चीनी है और उमर के पास साल्ट यानी नमक। ये दोनों ट्रेड करना चाहते हैं। अली 10 किलो शुगर देता है उमर को और उमर बदले में 10 किलो साल्ट देता है अली को। सिंपली इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। अगर उमर साल्ट देने से इनकार करे क्योंकि उसको शुगर की जगह टोमेटोज चाहिए तो ये ट्रांजैक्शन कामयाब नहीं होगी। जैसे आबादी के साथ ज़रूरियात बढ़ी, बार्टर सिस्टम में फ़्लॉ नज़र आने लगा। स्टेज 2 में यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोग लेके आए पैसे के निज़ाम को। ये निज़ाम पहले मेटल कॉइन्स की शक्ल में आया। मेटल्स जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड कॉइन्स थे। ऐसा भी टाइम आया कि जब एक शख्स को दूसरे शख्स ने चेंज देना होता, इन कॉइन्स को काट के दिया जाता था। इन कीमती मेटल्स को स्टोर करना और लेके दूसरी जगह जाना आसान ना था। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए स्टेज 3 में बैंक्स का वजूद आया और बैंक नोट्स की शुरुआत हुई। ये बैंकर ज़्यादातर गोल्ड स्मिथ या सुनयारे थे। यहाँ तक कि ये बैंक्स ओपनली प्रमोट करते थे कि सोना गिरवी रखो और बैंक नोट्स ले जाओ। लोग भी प्रेफर करने लग गए बैंक नोट्स में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल था। मेटल उठाना और लेके जाना आसान नहीं था। स्टेज 4 में टाइम के साथ इन बैंक्स और सुनहरों की लॉबिंग की वजह से गवर्नमेंट भी इसको बैक करने लग गई, जिसकी वजह से लोगों को ट्रस्ट और भी बढ़ गया। लोग अपना गोल्ड या सोना गिरवी रखकर बैंक नोट्स या पेपर मनी यूज़ करने लग गए। इस स्टेज में लोग बैंक नोट्स या डॉलर वापस करके अपना गोल्ड भी वापस ले सकते थे। बहरहाल स्टेज 5 में ईयर 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यह गोल्ड बैक स्टैंडर्ड कम्प्लीटली हटा दिया डॉलर से। अब पैसे की वैल्यू सेट हुई गवर्नमेंट की बैकिंग से, यानी अब कोई भी सोना डॉलर दे के वापस नहीं ले सकता था इन बैंक से। इसलिए आज अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन बैंक्स के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि डॉलर हो या रुपया, ये सब कागज़ के टुकड़े हैं। इसको कोई चीज़ भी बैक नहीं करती सिवाय गवर्नमेंट के स्टैम्प के। और अगर ये डॉलर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो अमेरिकन गवर्नमेंट भी कमज़ोर पड़ेगी। ये फिएट निज़ाम स्टेज 6 में ऑनलाइन होने लग गया, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपैल और नए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स आने लग गए। पेपर मनी कम हो गया और पैसा सिर्फ डिजिटल नंबर्स की शक्ल में दिखाई देने लगा, जिसके ज़रिए आप अमेज़ॉन, ईबे या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। मसलन उमर ने एक फ़ोन ख़रीदा अमेज़ॉन से। उसने $100 पेमेंट की अमेज़ॉन को अपने बैंक कार्ड से। ये ट्रांजैक्शन $100 की उमर के बैंक लेजर में डेबिट हो गई और $100 अमेज़ॉन के बैंक लेजर में क्रेडिट हो गया। ये सारी ट्रांजैक्शन सेंट्रलाइज्ड लेजर पर हुई जो बैंक्स मैनेज करते हैं। तो ये हमें ले जाता है स्टेज 7 की तरफ, बिटकॉइन और डिजिटल करेंसीज का दौर। ये सारी हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी था ताकि हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को बेहतर समझ सकें। इस स्टेज को हम 5 चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 1, बिटकॉइन क्या है। इसको हम एक सिंपल एनालॉजी या एग्जांपल देकर समझाते हैं। अगर आप किसी दूसरे शख्स से हाथ मिलाते हैं या हैंडशेक करते हैं, जब तक वो शख्स करीब है आप हाथ मिला सकते हैं। इमेजिन करें ये शख्स आपसे थोड़ा दूर खड़ा हुआ है और आप हैंडशेक डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसका हैंडशेक करने के लिए आप किसी और शख्स की मदद लेते हैं और वो आप दोनों से हैंडशेक करता है। हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम भी इसी तरह मिडल मैन की तरह चलता है।
जब आप बैंक कार्ड स्वाइप करें किसी ग्रोसरी स्टोर में, आपका बैंक आपको और ग्रोसरी स्टोर को फ़ीस चार्ज करता है। ये फ़ीस डिडक्शन सब केसेस में होती है, चेक्स हों या क्रेडिट कार्ड्स हों, वायर ट्रांसफ़र्स या किसी किस्म की एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमाता है वो बैंक्स हैं। ये बैंक्स प्रॉफिट करते हैं आपके पैसे को ट्रांसफ़र, कंट्रोल या स्टोर करके, और यही स्टोर हुआ हुआ पैसा लोन या कर्ज की शक्ल में देते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे। आप कह सकते हैं कि यही बैंक्स धोखा देते हैं आपको ये बता के कि आपके पैसे 100% महफूज हैं, जो कि ये दुरुस्त नहीं। बैंक्स जब चाहें आपके पैसे को यूज़ कर सकते हैं, जब चाहें आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, और जब चाहें फ़ीस ऐड कर सकते हैं आपको बताए बगैर। तो बेसिकली ये मिडल वाला शख्स आपसे और दूसरे शख्स से हाथ मिलाने के पैसे ले रहा है। तो यहाँ पे बिटकॉइन आता है रेस्क्यू करने के लिए। बिटकॉइन ऐसा ही है जैसे आप किसी से डायरेक्ट हाथ मिलाएं, चाहे वो शख्स दूर क्यों ना खड़ा हुआ हो। बिटकॉइन की वैल्यू को आप किसी भी वक्त सेंड और रिसीव कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, बगैर किसी मिडलमैन या इंटरमीडियरी की हेल्प से। चैप्टर 2, बिटकॉइन किसने बनाया और क्यों बनाया। ईयर 2008 में जब दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो बिटकॉइन वजूद में आया। बिटकॉइन एक अननोन या एक नामालूम शख्स ने बनाया जिसका ऑनलाइन दुनिया में नाम था सतोशी नाकामोटो। ये एक शख्स था या कोई लोगों का ग्रुप था, ये किसी को नहीं पता आज तक, क्योंकि वो सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिकेट करता था बिटकॉइन को डिप्लॉय करने के लिए। सतोशी ने बिटकॉइन क्रिएट किया और बिटकॉइन नेटवर्क को चलाने के लिए उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की। ब्लॉकचेन बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग का मेथड है जो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस यूज़ करता है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। बहुत लोगों को नहीं पता कि ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट 1991 में आया था, लेकिन इसको 2009 में प्रॉपरली अप्लाई किया सतोशी ने बिटकॉइन पे। तो सतोशी ने बिटकॉइन क्यों बनाया? जैसे कि मैंने बताया कि 2008 में एक बहुत बड़ा बैंकिंग क्राइसिस आया था। इस क्राइसिस से बिटकॉइन आम लोगों की फाइनेंस या माली दौलत पे नेगेटिव असर पड़ा। बैंक के अकाउंट्स खाली हो गए और बैंकों में भागदौड़ मच गई। जिन लोगों ने पैसा बैंक के ट्रस्ट में रखा था वो सब डूब गया, क्योंकि बैंक्स ने ये पैसा आगे कर्ज में दे दिया था, और जिनको कर्ज दिया था वो वापस पे ना कर सके। इस क्राइसिस को डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फाइनेंशियल सिस्टम आज भी ख़राब है क्योंकि ये निज़ाम फ़िएट डॉलर के डोमिनेंस पे चलता है। फ़िएट मनी की डेफिनेशन को अगर आप गूगल करें तो आपको डेफिनेशन मिलेगी, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर या डिक्री से पैसा कहलाया जाता है और ये किसी चीज़ से बैक्ड नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि सिर्फ डॉलर यूज़ होगा गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए। इस फ़िएट और बैंकिंग निज़ाम को देख के सतोशी ने बिटकॉइन डेवलप किया। इन पॉइंट्स को जहन में रख के, नंबर 1, इस फ़िएट निज़ाम को अवॉइड करें और सब्स्टिट्यूट करें नए निज़ाम के साथ। नंबर 2, हर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है और हर कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता बैंक अकाउंट खोलने के लिए। नंबर 3, बैंक कभी भी आपके अकाउंट्स को फ्रीज़ या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आपको बताए बगैर। नंबर 4, लोग अपनी वेल्थ या आमदन बिटकॉइन में स्टोर करें और सेंड कर सकें किसी भी वक्त, ना किसी फ़िएट की ज़रूरत हो ना बैंक की। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन पे। चैप्टर 3, बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्या है। जब आपको पता हो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आप बिटकॉइन को बेहतर समझ सकेंगे कि एक बिटकॉइन क्यों कीमती है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन सिंपली रिकॉर्ड है बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस का लेजर में। इमेजिन करें एक लिस्ट है ट्रांजैक्शंस की जिसमें लोगों की टू एंड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस लाइव हो रही हैं, एक के बाद एक, और जब ये लिस्ट फुल हो जाए ये लिस्ट ब्लॉक की शक्ल अख्तियार कर लेती है और ये नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक के साथ चेंड हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हर ब्लॉक में लेजर का रिकॉर्ड है और वो चेंड है पिछले ब्लॉक के लेजर के साथ, जो स्टोर्ड है कंप्यूटर नेटवर्क पे ब्लॉक की शक्ल में। ये नेटवर्क सारी दुनिया में फैला हुआ है और 24 घंटे चल रहा है। हर ब्लॉक में लिमिटेड मैक्सिमम ट्रांजैक्शन स्टोर हो सकती हैं और नया ब्लॉक कंप्लीट होने में ऑन एवरेज 10 मिनट लगते हैं। इसके कंप्लीशन पे ये वैलिडेट होता है और पब्लिश हो जाता है बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे। बिटकॉइन ब्लॉकचेन या सिंपली ब्लॉकचेन के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसकी वजह से ये यूनिक है। एक पिलर ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी ट्रांजैक्शंस सिर्फ एक सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो रही, बल्कि ये ट्रांजैक्शंस पूरे नेटवर्क में स्टोर हो रही हैं, जिसकी वजह से मिडलमैन या किसी सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ये नेटवर्क ट्रांजैक्शंस को खुद कंट्रोल करता है। दूसरा पिलर ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शंस देख सकता है पब्लिक लेजर पे और ट्रेस भी कर सकता है पूरे कंप्यूटर्स के नेटवर्क पे। तीसरा पिलर ये इम्यूटेबल है, यानी पुरानी ट्रांजैक्शंस या ब्लॉक कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोडेड है क्रिप्टोग्राफी हैशिंग से।
याद रखें, बिटकॉइन सिर्फ एक यूज़ केस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के डिफरेंट यूज़ केसेस हैं ब्लॉकचेन पे। बिटकॉइन का यूज़ केस ये है कि ये डिजिटल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती है ख़रीदो फरोख्त के लिए। और रिसेंटली इसका दूसरा यूज़ केस बताया जा रहा है कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू है गोल्ड की तरह। अगर आप ब्लॉकचेन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो ब्लॉकचेन पे ज़रूर देखें। चैप्टर 4, बिटकॉइन किस तरह काम करता है। इसकी ट्रांसैक्शन का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। जब भी बिटकॉइन की ट्रांसैक्शन होती है, ये सारे कंप्यूटर्स ट्रांसैक्शंस को वैलिडेट करते हैं और ट्रांसैक्शन की कॉपी को ऐड कर लेते हैं अपने अपने बिटकॉइन लेजर में। जब ये लेजर कंप्लीट हो जाता है, ये ब्लॉक की शक्ल में पूरे बिटकॉइन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है वैलिडेशन के लिए, और इस ब्लॉक को 51% मेजॉरिटी वोट या कंसेंसस के साथ वैलिडेट कर दिया जाता है। इन वैलिडेटर्स को बिटकॉइन माइनर्स कहा जाता है। वैलिडेटर बनने के लिए माइनर्स बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। अब सवाल ये होता है कि ये वैलिडेटर्स या बिटकॉइन माइनर्स क्यों ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं और इसमें उनका फ़ायदा क्या है। ये सारे माइनर्स compete करते हैं नए ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए, जिस पे इनको रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन की शक्ल में। इस सारे प्रोसेस को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, यानी माइनर्स प्रूफ देते हैं कंप्यूटेशनल पावर दे के नेटवर्क को। तो अब हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ माइनिंग से निकलता है बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए, यानी इसको कोई भी प्रिंट नहीं कर सकता। ये डिस्कशन हमें ले जाती है आखिरी चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5, बिटकॉइन की सप्लाई। एक सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक या खसूसियात बिटकॉइन की सतोशी ने डिफ़ाइन की, वो थी बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई। 21 मिलियन बिटकॉइन रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। ये लिमिटेड बिटकॉइंस इसलिए रखे गए ताकि ये इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सकें गोल्ड की तरह। और जब हम बिटकॉइन माइनिंग की तरफ देखें तो बिटकॉइन की प्रॉपर्टीज़ बाय डिज़ाइन मिलती है गोल्ड से। एक ये कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। 21 मिलियन बिटकॉइन में से तकरीबन 18.9 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, यानी मार्केट में सर्कुलेट हो चुके हैं। दूसरा ये कि बिटकॉइन निकलते हैं सिर्फ माइनिंग से, ये पेपर मनी की तरह प्रिंट नहीं किए जा सकते। तीसरी करैक्टरिस्टिक ये है कि सतोशी कॉन्सेप्ट लेकर आया बिटकॉइन ब्लॉकचेन में हाल्विंग का। हाल्विंग का मतलब ये है कि टाइम के साथ बिटकॉइन के रिवॉर्ड्स 50% रिड्यूस्ड हो जाते हैं। हर 210,000 ब्लॉक माइन करने पे ये रिवॉर्ड 50% कम हो जाते हैं। ये इवेंट तकरीबन हर 4 साल बाद आता है। आखिरी हाल्विंग मई 2020 में हुई। इससे पहले 12.5 बिटकॉइन निकलते थे पर ब्लॉक, और हाल्विंग के बाद ये अब निकलते हैं 6.25 बिटकॉइन। आप देख सकते हैं कि मई 2020 और पैंडेमिक के दौरान बिटकॉइन की कीमत में भी इजाफा हुआ है। ये 3 डिफ्लेशनरी प्रॉपर्टीज़ बिटकॉइन की प्राइस को इंक्रीज़ होने में हेल्प करती है, यानी लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन का इन्फ्लेशन रेट 0% हो जाएगा जब सब बिटकॉइन माइन हो जाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन करें तो आखिरी बिटकॉइन माइन हो जाएगा तकरीबन ईयर 2140 में, अप्रॉक्सीमेटली 120 साल के बाद। तो हम आखिर में कह सकते हैं किसी भी चीज़ की फ़िक्स सप्लाई और हाई डिमांड करती है स्केर्सिटी, यानी उस चीज़ की कमी, जिसकी वजह से एसेट की कीमत बढ़ती है। जैसे कि गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, इसी तरह बिटकॉइन की भी प्राइस बढ़ेगी। होपफुली पैसे की हिस्ट्री और बिटकॉइन को ब्रेक डाउन करने से आप सबको समझ आई होगी कि बिटकॉइन क्या है। फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता, इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये टाइम ही बताएगा कि बिटकॉइन फिएट को सपोर्ट करता है या ये इसके कंपटीशन में आया है। एनी हाउ, मैं अपनी ओपिनियंस आने वाली वीडियोस में शेयर ज़रूर करता रहूँगा, और अगर आप अपनी कोई ओपिनियन देना चाहते हैं बिटकॉइन के बारे में तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप सतोशी का पेपर पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। उम्मीद है आप बिटकॉइन के बारे में कुछ सीखे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।